हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी जिसका नाम है ट्रांस रेल लाइटनिंग। अब ये कंपनी जो है स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। इसका जो आईपीओ है वो 19 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच में खुलने वाला है। 432 का कट ऑफ प्राइस है और यहाँ पर कंपनी 838 करोड़ रुपये उठाना चाह रही है, जिसमें से 400 करोड़ तो कंपनी के पास में जाने के बाकी 438 करोड़ रुपये जो है वो कंपनी के प्रमोटर्स यहाँ पर स्टेक बेच रहे हैं इस आईपीओ के थ्रू। कंपनी प्रमोटर्स के पास में 85% के आसपास में शेयर होल्डिंग थी आईपीओ से पहले, और आईपीओ के बाद में उनके पास में लगभग 70% का मालिकाना हक इस कंपनी में रह जाने वाला है। दैट इज़ वेरी गुड। अब यहाँ पे कंपनी के जो प्रमोटर इस आईपीओ के अंदर में एम्प्लॉयज़ के लिए थोड़े बहुत डिस्काउंट भी रखा गया है, बाकी कुछ ज़्यादा खास इन्वेस्टर्स के लिए जो रिटेल कैटेगरी में उनके लिए नहीं है। यहाँ पर देखते हैं तो कंपनी के जो रीज़न है, जो पैसे उठा रहे हैं 400 करोड़ रुपए कंपनी के पास में जाने, तो वो जो पैसे हैं वो किस काम आने वाले हैं। तो कंपनी बोल रही है कि कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो बढ़ने वाली है, उसके लिए पैसों की ज़रूरत है, मेनली इसी के लिए पैसा उठा रही है। दूसरा, कंपनी थोड़ा बहुत अपने आप को एक्सपेंड भी करना चाहती है, तो उसके लिए पैसा उठा रही है। तो बेसिक रीजन्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कंपनी ने जो खुद की वैल्यू लगाई है दैट इज़ 5800 करोड़ रुपये, 5800 करोड़ रुपये की वैल्यू लगाई है। ये एक आईपीओ जो है वो फुल फ्लैज आईपीओ है, मेन बोर्ड कंपनी का आईपीओ रहने वाला है यहाँ पर। अब यहाँ पे दूसरी कंपनी की आरएचपी को रीड करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो एक कंपनी का मेन प्रमोटर है, जो सबसे बड़ा प्रमोटर है, जिसका नाम है एजन्मा होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। थोड़ा सा अजीब सा ही नाम है एजन्मा, जो अभी जन्मा नहीं है, पैदा नहीं हुआ है। तो उसके पास में जो है यहाँ पर 1 करोड़ के आसपास में शेयर होल्डिंग वो बेच रहा है। 1 करोड़ के आसपास में शेयर्स बेच रहा है, उसके पास में लगभग 10 करोड़ शेयर्स हैं, तो 10% अपनी शेयर होल्डिंग वो यहाँ पर बेच रहा है। तो कंपनी को कुछ खास पैसों की ज़रूरत यहाँ पर लगती हुई दिख नहीं रही है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो पैसा है वो प्रमोटर्स के पास में ही जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी के ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके सामने दिख रहा है, जन्माई होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसकी होल्डिंग कंपनी है, जो कि आईपीओ लेके आ रही है इस कंपनी की। कंपनी के ऊपर में कुछ क्रिमिनल केसेस 2 के आसपास में हैं, बाकी कुछ टैक्स से रिलेटेड प्रोसीडिंग भी चल रही हैं। सो टोटल जो पैसा इन्वॉल्व है वो 235 करोड़ रुपए तक का कंपनी को केसेज में अगर हार जाती है तो नुकसान हो सकता है, टैक्स मिला के सब कुछ केस वगैरह जो चल रहे हैं उनका मिला के। कुछ केसेज इस टाइप के भी कैटेगरी के हैं जिनके अंदर में भी अनसर्टेनिटी कि कितना नुकसान तक हो सकता है। सो वी कैन नॉट गारंटी कि इतना ही होगा जितना यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट कंपनी के ऊपर में कंटिजेंट लाइबिलिटी यहाँ पे दिख रही है, जैसे कि आपके सामने आप लोग भी देख पा रहे होंगे। जैसे बैंक इशू जो गारंटी दे रखी है वो उसमें 66 करोड़ का तक का नुकसान हो सकता है। बाकी ये जो जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के जो मैटर्स चल रहे हैं कोर्ट के अंदर में, ये वाले जो नुकसान ज़रूर हो सकते हैं, बाकी ये बैंक गारंटी वाला कुछ खास नुकसान होता नहीं है। कंपनी की अगर शुरुआत की बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं, तो यहाँ पर कंपनी की 2009 के अंदर में, वैसे कंपनी की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, तो 2008 में शुरुआत हो जाती है। उसके बाद में 2009 से कंपनी बिजनेस करना शुरू कर देती है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि पहला देवली महाराष्ट्र के अंदर में ट्रांसमिशन टावर लगाया था टेस्टिंग के पर्पज़ से। उसके बाद में फिर धीरे 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 इसको आप पढ़ सकते हैं, और कंपनी 2023 तक इस लेवल पर पहुँच चुकी है। अब यहाँ पे ये जो माइलस्टोन्स कंपनी ने अचीव करते करते यहाँ तक पहुँची है। सो बेसिकली अगर कंपनी का हम लोग काम को देखते हैं तो यहाँ पर कंपनी का मेन काम क्या है, कंपनी का काम है जो ईपीसी सर्विसेज होती हैं या फिर कंपनी का जो ट्रांसमिशन से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं उनको काम में काम करना। जैसे एक जगह से दूसरी जगह बिजली को पहुंचाने का काम जो कि कंपनी करती है। ट्रांसमिशन का काम मतलब हो गया कि जो पावर हाउस होता है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बनती है वहाँ से मेन जो हब एरिया होता है वहाँ तक पहुँचाना, दैट इज़ ट्रांसमिशन। दूसरा फिर ट्रांसमिशन जो हब एरिया हो गया, तो पर जो घरों के आसपास में जो हब्स बने होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जहाँ तक मेन लाइन आती है फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होती है छोटी लाइनें, तो डिस्ट्रीब्यूशन वाली लाइनें भी कंपनी बिछाती है। सो वो जो जितना भी काम वहाँ पर संभालना होता है वो सारा काम कंपनी संभालती है। ईपीसी, सिविल कंस्ट्रक्शन, डिज़ाइन, ब्रिजेस, टनल्स, ये वाला काम भी कंपनी करती है। तो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी इससे रिलेटेड जितने भी काम है वो काम करती है बेसिकली। नेक्स्ट अब देख लेते हैं थोड़ा सा कि कंपनी के ऊपर में जैसे जो मेन करता धरता है आज के दिन कंपनी का जो कार्यभार संभाले हुए हैं, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है जिनका नाम है दिगंबर चुन्नीलाल बागड़े। इनके पास में कंपनी की जो दूसरी सब्सिडरीज हैं उनके अंदर में भी थोड़ा बहुत डायरेक्टरशिप होल्ड करते हैं, और ये उनकी डिटेल्स यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं। काफ़ी एजड हो चुके हैं, 74 ईयर्स के। बाकी शरीर से बुढ़े हुए हैं, बाकी मन उतना ही जवान है अभी तक। मन कभी बुढ़ा नहीं होता दोस्त। वैसे
अब यहाँ पे कंपनी के पास में कुछ फैसिलिटीज़ हैं जिसको थ्रू कंपनी काम करती है। तो ये वडोदरा फैसिलिटी, सिलवासा फैसिलिटी कंडक्टर्स, ये सारी कंपनी द्वारा ओन्ड है। यहाँ पर एक फैसिलिटी और है जो कि कंपनी द्वारा लीज पर ली हुई है। ये कुछ वर्कर्स की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी देखने को। कंपनी में 1761 परमानेंट एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, बाकी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ 8340 काम कर रहे हैं आज के दिन। अब यहाँ पे कंपनी के थोड़े से हम लोग और चीज़ों की अगर बात कर लेते हैं तो ये 1 सेकेंड। ये कंपनी का जो लोगो है ट्रांसरेल, और ट्रांसरेल जो नाम है, दोनों के दोनों नाम और लोगो दोनों ही रजिस्टर्ड हैं अंडर डिफरेंट क्लासेस, 7 क्लासेस की, 4 क्लासेस के अंदर में रजिस्टर्ड है। कंपनी का जो मेन बिजनेस आता है वो इंडिया और इंडिया के बाहर दोनों से 50-50% का बिजनेस आज के दिन आ रहा है। और इंडिया के अंदर में भी जो प्राइवेट पार्टीज़ हैं उनसे 33% बिजनेस आता है, और सेंट्रल PSU मतलब सेंटर की जो सरकारी कंपनी है वहाँ से 57% बिजनेस पिछले 6 महीनों की 3 महीनों के अंदर में आया है। जून तक का डेटा यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि पिछले साल के हिसाब से देखते हैं तो पूरा सरकारी 80% जो बिजनेस आया वो 80% सरकारी कंपनियों से आया हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे कंपनी की अगर कैपेसिटी की बात करते हैं कि मैं जो कैपेसिटी कंपनी की है, प्रोडक्शन कैपेसिटी, उसके हिसाब से कितना यूटिलाइजेशन कर पा रही है, तो यहाँ पे सारे के सारे जो इनके जो प्रोडक्शन कैपेसिटी वाले हैं वो मैक्सिमम अपर साइड में ही चल रहे हैं। दैट्स वाई कंपनी इज सेइंग कि वी आर एक्सपेंडिंग आवर सेल्व्स, सो जिसकी वजह से वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगा और हम अपने आप को बड़ा भी करना चाह रहे हैं। सो कंपनी का जो फ्यूचर दिख रहा है वो थोड़ा काइंड ऑफ ब्राइट की साइड में ही दिख रहा है, बिकॉज जिस तरीके से जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है उसकी डिमांड बने रहने की उम्मीदें हैं। जिस तरीके से कंपनी का, थोड़ा सा हम रेवेन्यू साइड को भी देख लेंगे, तो उससे पहले हम बैलेंस शीट को भी देख लेंगे ताकि हमको पूरी पिक्चर मिल पाए कंपनी की। अब यहाँ पे कंपनी के जो टोटल पैसा लगा हुआ है आज के दिन दैट इज़ 4836 करोड़ रुपये, जिसमें से इन्वेस्टर्स का जो पैसा लगा हुआ है सिर्फ 1200 करोड़ रुपये ही लगा हुआ है, बाकी जितना भी पैसा है उधारी का पैसा है। अब ऐसी कंपनियों के अंदर में बेसिकली देखा जाए तो एक फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम बन जाती है, वो साथ में हर साल जो है आती रहती है। तो इस ऐसी कंपनियों के अंदर जो लोन होता है उसमें ज़्यादा खतरा मंडराता नहीं है, लोन का इतना बड़ा खतरा नहीं रहता है। नेक्स्ट अगर कंपनी का हम लोग पैसा कहाँ लगा हुआ है उसकी अगर बात करते हैं तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 350 करोड़, फिर 24 करोड़ तो लीज पर कंपनी ने ले रखी हैं चीज़ें, उसका 24 करोड़ रुपए लगा हुआ है। 70 करोड़ रुपए अदर्स के अंदर में एसेट्स कंपनी के पास में पड़े हुए हैं, नॉन करंट एसेट्स पड़े हुए हैं 60 करोड़ रुपए के। सो इस टाइप से कंपनी की बैलेंस शीट नॉर्मली बनी हुई है। ट्रेड रिसीवेबल भी कंपनी के पास में 914 करोड़ रुपए बने हुए हैं। दैट मीन्स की कंपनी का काम जो ज़्यादातर सरकारी से मिलता है, तो उसका जो पेमेंट होता है वो थोड़ा बाद में आता है, साइकिल टाइप वो बंधी भी रहती है। बैंक बैलेंस भी पड़ा हुआ है, और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स भी पड़े हुए हैं कि कॉन्ट्रैक्ट मिले हुए हैं कंपनी को। तो यहाँ पे 112 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स पड़े हुए हैं। तो बेसिकली जिस टाइप की कंपनी काम करती है उस टाइप के हिसाब से दैट इज़ ए काइंड ऑफ गुड बैलेंस शीट। नेक्स्ट अब कंपनी के हम लोग रेवेन्यू अगर ऑपरेशन की बात करते हैं, किस तरीके से प्योर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हमें दिखाया गया कि किस तरीके से कंपनी की सेल बढ़ रही है, नेट प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर 2200 करोड़ रुपए के आसपास में 2022 में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था, फिर 3000 करोड़ रुपए पहुँच गया, फिर यहाँ पर 4000 करोड़ रुपए पहुँचे। तो यहाँ पे इंक्रीज बहुत अच्छा खासा दिख रहा है, 2 साल के अंदर में रेवेन्यू जो है डबल हो गया। इसी तरीके से अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले 2 साल में, मतलब 2024 का रिजल्ट है 25-26 में 8000 करोड़ रुपए हो जाएगा। उसी हिसाब से अगर कंपनी का अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो नेट प्रॉफिट दैट कंपनी इज जनरेटिंग कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दैट इज़ 2024 के अंदर में 226 करोड़ रुपए, राइट। तो इसी तरीके से अगर हो जाता है तो 400-450 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कंपनी अगले 2026 तक जनरेट करना चालू कर देगी। दैट्स वेरी नाइस, राइट। बाकी हम इसी डेटा को देखते हुए पी और पी रेशियो आज के हिसाब से निकालने वाले, बट द ग्रोथ इज़ वेरी गुड। नेक्स्ट अगर कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर में ऑपरेटिंग कैश फ्लो इज़ वेरी नाइस, कंपनी इज़ जनरेटिंग नाइस कैश फ्लो। कंपनी क्या डिविडेंड भी देती है उसकी भी थोड़ी सी अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर में कंपनी ने डिविडेंड की तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। दैट मीन्स कंपनी ने डिविडेंड तो दिया नहीं है, बट कंपनी ने राइट इश्यू के थ्रू पैसे ज़रूर उठाए हुए दिख रहे हैं थोड़े बहुत। सो राइट, तो अब एक बार थोड़ा सा हम जो कंपैरिजन करके देख लेते हैं इसी सेक्टर में जो ऑलरेडी कंपनियां काम कर रही हैं और जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी हैं उनके साथ में कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे कंपनी ने लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग जो लास्ट ईयर कमाई की है दैट इज़ 226 करोड़ रुपए की। उसी हिसाब से जो कंपनी ने वैल्यू लगाई है दैट इज़ 50, हाउ मच कंपनी ने वैल्यू कितनी लगाई अपनी, 5800 करोड़ रुपए की वैल्यू लगाई है।
58। सो 25 के पी रेशियो के ऊपर में कंपनी अपना IPO लेके आ रही है। कल्पतरू का है 41, KEC इंटरनेशनल का 74, इसका 57, बजेल का 130। सो दिस इज़ ए वेरी नाइस PE, जिसका टाइप का कंपनी काम कर रही है, जिस टाइप का कंपनी का फ्यूचर देखने को मिल रहा है। सो अब द थिंग इज़ कि ग्रोथ इतनी अच्छी, PE इतना अच्छा, दैट मीन्स कि जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में कंपनी इसी सेक्टर में काम कर रही है उनके हिसाब से तो गजब वैल्यू कंपनी लेके आ रही है। अब कंपनी का हम लोग एक बार थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं कि लेके कौन आए। तो यहाँ पर बड़े नाम भी हैं और छोटे नाम भी हैं, दोनों चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब PB रेशियो एक बार देख लेते हैं। कई बार क्या होता है PE रेशियो बहुत अच्छा होता है, PB रेशियो बहुत बेकार होता है। तो यहाँ पर उसको भी देख लेते हैं। नेटवर्थ इज़ 1140 करोड़, 1140 ही है, यस। पैसा कंपनी के पास में और जा रहा है 400 करोड़, तो ये हो गया 1200 करोड़, सॉरी 1500 करोड़, 15 30 45 तो 60। सो 3.78 के आसपास का PB रेशियो निकल के आता है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे इसका 4 का है, इसका 6 का है, इसका 7 का है और इसका 6 का है। तो दैट मीन्स कि कंपनी अपना PB रेशियो भी ठीक लगाया है। सो कंपनी कमाई भी अच्छी लग रही है और एसेट्स की जो वैल्यू लगाई है दैट इज़ ऑल्सो गुड। सो वी कैन से द कंपनी इज़ गोइंग टू मेक ए गुड एंट्री इनटू द मार्केट, कैन मेक ए गुड एंट्री इनटू द मार्केट। अगर मार्केट जो है इसी तरीके से ऊपर जाता रहता है तो अच्छी उम्मीद हम इससे कर रहे हैं। लिस्टिंग गेंस की भी अच्छी उम्मीद कर रहे हैं और उसके बाद में भी लॉन्ग टर्म में भी हमें इससे अच्छी खासी उम्मीदें देखने को मिल रही हैं। सो आई एम एक्सपेक्टिंग इन शॉर्ट टर्म 50% से ऊपर जाए और लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो फिर नॉर्मल जैसे मार्केट चलता है तो इस मार्केट से उम्मीदें अच्छी हैं। बट इस सेक्टर में जो दूसरी कंपनियां चल रही हैं वो बहुत ज़्यादा PE और PB रेशियो के ऊपर में चल रही हैं, तो इस कंपनी से ज़्यादा उम्मीदें मुझे नज़र आ रही हैं बिकॉज ये दिस इज़ अवेलेबल सस्ते में और दूसरा ग्रोथ अच्छी है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो साथ में। बाकी आप कोई भी डिसीजन है पॉजिटिव नेगेटिव व्हाटएवर और रिसर्च करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही डिसीजन बनाए। दैट्स ऑल, सी यू टुमारो।